हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अभी तक सारा कुछ अच्छे से पढ़ लिया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस जरूर लगा लेना कि कोई बैकलॉग तो नहीं। आई होप यहां तक सब कुछ ऑन टाइम चल रहा है। तो आज हम लोग सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे डिमांड पढ़ा वैसा ही सप्लाई है, बस उल्टा है। वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी खत्म करेंगे। विद इन 1 आवर हम पूरा का पूरा सप्लाई थ्योरी, पूरी की पूरी इलास्टिक सप्लाई को अच्छे से खत्म करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट में जरूर अटेंडेंस लगा देना। स्टार्ट करते हैं। सप्लाई। सप्लाई करता कौन है? सबसे पहली बात, सप्लाई करेगा सेलर। आपको याद है डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। तो सप्लाई कौन करेगा? सेलर करेगा। सेलर विलिंग एंड एबल टू सेल है ना, विलिंग भी है और सेल करने के लायक भी है। क्या सेल करेगा? किसी भी कमोडिटी को किसी प्राइस पे, और कहां पे सेल करेगा? मार्केट में, और गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। सेलिंग भी ना एक पीरियड ऑफ टाइम पर होती है। और ये पूरी की पूरी चीजों को मिला दोगे अगर, तो आपका बन जाएगा सप्लाई का डेफिनेशन। व्हेन अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सेल a fixed quantity of a commodity at various price in the market at a given period of time, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई। वहां पे क्या था डिमांड में? when a consumer is willing and able to purchase, यहाँ पे willing and able to sell है, वहां कंज्यूमर था, यहाँ सेलर है। बाकी सारी चीजें सेम है। कंज्यूमर की जगह सेलर कर दो और क्लास परचेज की जगह सेल कर दो, बाकी सारे डेफिनेशन सेम है। एग्जांपल जैसे एक्स एक सेलर है, वांट टू सेल 1000 kg ऑफ व्हीट, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है और ये एवरी मंथ क्या है? टाइम पीरियड है, राइट। सप्लाई जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है बेटा। डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, दोनों फ्लो कॉन्सेप्ट है, यानी कि दोनों को एक पीरियड पे मेजर किया जाता है। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक साल भर में कितनी डिमांड हुई है और साल भर में कितनी सप्लाई हुई है, एक टाइम डायमेंशन आता है, इसीलिए इनको फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। सप्लाई अलग है, स्टॉक अलग है भी। सप्लाई इज नॉट स्टॉक, सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सप्लाई मतलब सेलर कितनी क्वांटिटी बेचने की इच्छुक रखता है और वो उसके लायक भी है, मतलब बेच सकता है और वो चाहता है कितना बेचना। दिस इज कॉल्ड सप्लाई। टू एस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई के दो एस्पेक्ट है। जैसे डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड होती है, उसी तरीके से सप्लाई में भी इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई है। इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, किसी एक फर्म की सप्लाई हु इज विलिंग एंड एबल टू सेल अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट पर्टिकुलर प्राइस इवन क्लास इन अ गिवन पीरियड ऑफ मार्केट इन मार्केट क्लास इन द गिवन पीरियड टाइम इन मार्केट। तो समझ जाना क्लास, ये क्या है? इंडिविजुअल सप्लाई है। एक सेलर की सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई है, सारे इंडिविजुअल सेलर की सप्लाई को ऐड करोगे तो आएगा मार्केट सप्लाई। जैसे ये यहां पे है, चॉकलेट का प्राइस बढ़ता चला जा रहा है तो सेलर सप्लाई बढ़ाता चला जा रहा है। अब यहां पे आप हमेशा ध्यान रखना, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। तो प्राइस का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन सप्लाई में ऐसा नहीं है। प्राइस का सप्लाई के साथ जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो सप्लाई अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई का जो कर्व बनता है ना वो अपवर्ड स्लोपिंग है। अगर आप देखोगे डिमांड का ऐसे बनता है डाउनवर्ड और सप्लाई का बनता है अपवर्ड, क्योंकि डिमांड में था नेगेटिव रिलेशनशिप, एक क्लास बढ़ेगा दूसरा घटेगा। सप्लाई में है पॉजिटिव, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा। देखो जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा ना, सेलर उतनी ज्यादा सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि रेवेन्यू उसके पास ज्यादा है। समझो, जो महंगी चीजें होती है ना, सेलर उसको ज्यादा बेचने की कोशिश करता है। तो आप देखोगे प्राइस का सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सेलर सप्लाई को भी बढ़ाता चला जाएगा, राइट। अच्छा, मार्केट सप्लाई क्या है? इट रेफर्स टू सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल्स, जितने भी सम ऑफ इट रेफर्स टू ऑल इंडिविजुअल फर्म सप्लाई हु इज विलिंग एंड able to sell a fixed quantity of a commodity at particular price in a given period of time in market। तो सारे सेलर की सप्लाई, फर्म ए फर्म बी दोनों की सप्लाई को ऐड करो। 5 रुपए में ए बेचता है 2, बी बेचता है 3, तो 5 रुपए में मार्केट की सप्लाई कितनी हो गई? 5 रुपीज। जब 10 था तो ए सेल करता है 10, बी करता है 20, मार्केट की सप्लाई 20 + 10 30। सिमिलरली 20 रुपीज में 30 बेचता है 45, टोटल 75, मार्केट सप्लाई। सिंपल, जैसा आपने इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड पढ़ा, बिल्कुल उसी पैटर्न में इंडिविजुअल सप्लाई मार्केट सप्लाई। एक
एक सेलर की सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई और सारे सेलर की सप्लाई को ऐड करेंगे तो मार्केट सप्लाई। तो ये सप्लाई ए का है, ये सप्लाई बी का है, दोनों का जुड़ेगा तो इस तरीके से क्लास ये पूरे फर्म की सप्लाई बन जाएगी, यानी कि मार्केट सप्लाई। सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई सेलर सप्लाई इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई। यहाँ प्राइस आएगा, यहाँ क्वांटिटी सप्लाई आएगा, मार्केट सप्लाई, और ये इंडिविजुअल है। ओके, अच्छा नेक्स्ट सप्लाई फंक्शन, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ऐसा ही हमने पढ़ा था डिमांड फंक्शन, उसी तरीके से सप्लाई फंक्शन आ गया, यानी कि सप्लाई और सप्लाई को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फर्म, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी, प्राइस ऑफ इनपुट्स, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशन और गोल ऑफ फर्म। बहुत सारी चीजें हैं, ये एक एक करके चीजें देखेंगे जो सप्लाई को इंपैक्ट डालते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के अंदर सबसे पहला आता है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का खुद का प्राइस उसकी सप्लाई पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। किसी भी सामान का खुद का प्राइस, इस पेन की सप्लाई कितनी होगी ये इस पेन का प्राइस भी डिसाइड करेगा। प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम। और आप ग्राहक के हिसाब से मत सोचना सर प्राइस बढ़ेगा तो हम तो नहीं खरीदेंगे। भैया आप जब भी, ये पता है प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर पढ़ रहे हो, जब आप डिमांड पढ़ रहे थे ना वो कंज्यूमर बिहेवियर था कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा। नाउ यू आर अ प्रोड्यूसर, तो तुम क्या सोचोगे, महंगी चीजें ज्यादा बेचो या सस्ती चीजें ज्यादा बेचो? आप सोचोगे जिसका प्राइस बढ़ रहा है उसको ज्यादा बेचो ताकि रेवेन्यू ज्यादा आए। तो लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी के अंदर, इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये क्लास एक फ्रेज है सेट्रिस पेरिबस, ये एक फ्रेज होता है, लैटिन वर्ड है ये, और उस फ्रेज के अकॉर्डिंग अदर थिंग्स को कांस्टेंट कर दो, सारी चीजें, टैक्सेशन पॉलिसी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इनपुट का प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस, सब कुछ कांस्टेंट कर दो। सब कुछ कांस्टेंट करने के बाद व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस देन इट्स क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, और किसी कमोडिटी का प्राइस घटेगा तो उसकी सप्लाई घटेगी, लेकिन अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सेट्रिस पेरिबस यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, एक फ्रेज है, कहावत है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सेट्रिस पेरिबस, और जब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगी सप्लाई घटेगी। इन अदर वर्ड्स देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी। तो ये आपका एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया अच्छे से। अब assumptions क्या है लॉ ऑफ सप्लाई का, तो while stating law of supply the phrase keeping other things remaining constant or ceteris paribus are used, the phrase is used to cover the following assumptions। तो ये जो other things constant है वो क्या है, other things है क्या, other things ये सारी चीजें हैं। जैसे प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स को कांस्टेंट रखना है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, उनके प्राइस को कांस्टेंट रखना है, कोई भी चेंज नहीं करना टेक्नोलॉजी के अंदर, इनपुट का प्राइस आपको कांस्टेंट रखना है, टैक्स में कोई भी चेंज नहीं करना, और जो गोल है वो सेम होना चाहिए। आज सेल्स मोटिव गोल हो गया, कल को प्रॉफिट मोटिव गोल हो गया, फिर परसों सेल्स मोटिव गोल, जो भी आपका वो सेम। कुल मिला के जो आपने ये पढ़ा है ना अभी, ये प्राइस को छोड़कर ये सारे फैक्टर्स को ही क्या बोलते हैं, अदर फैक्टर्स, और ये क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। इनको कांस्टेंट करो, फिर देखो कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ रहा है और प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा। ये होगा, जरूर होगा, पक्की बात है, लॉ कहता है तो होगा, लेकिन आपको अदर थिंग्स को यानी कि प्राइस को छोड़कर जो बाकी फैक्टर्स हैं उन सबको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये है क्लास इसका डायग्राम, और ये है स्केड्यूल। प्राइस बढ़ रहा है यहाँ पे देखो 10, 12, 14, और सप्लाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे भी बढ़ा देना तुम्हारी मर्जी, ठीक है। और ये जो कर्व बनेगा ना, ये बनेगा कॉनकेव टू द ओरिजिन। डिमांड का ऐसे बनता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, सप्लाई का बनता है कॉनकेव टू द ओरिजिन। अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे, स्ट्रेट लाइन तो मैं बता चुका हूं आपको, ऐसे अपवर्ड। तो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बताएगा कि प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा। तो ये अपवर्डली स्लोपिंग है या कॉनकेव टू द ओरिजिन है, इसका शेप आप ध्यान रखना सप्लाई कर्व का, राइट। नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई कहां काम नहीं करता, तो लॉ ऑफ सप्लाई कहता है प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई कहां काम नहीं करता, लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट whose supply is governed by the natural factor। देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ा नहीं सकते, वो पैदावार अच्छी होगी तो अच्छा होगा फसल। जैसे if due to natural calamity there is fall in production of agriculture product like rice, wheat, then supply will not increase, however the price rise may be। अगर मान लो फसल अच्छी नहीं हुई,
बारिश बहुत ज्यादा हो गई या बारिश नहीं हुई या ओले गिर गए, फसल हमारी खराब हो गई, कोई भी आपदा आ गई, तो उस सिचुएशन में उन चीजों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि फसल अगर सही से नहीं हुई तो उन चीजों की कीमत बढ़ जाती है। उन चीजों की कीमत बढ़ेगी लेकिन उसकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती। क्यों भाई? नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तुम कैसे बढ़ा दोगे सप्लाई? कभी टमाटर प्याज महंगा हो जाता है तो आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते उसकी कि यार मशीन है बनाना, चलो वो भाई मिट्टी से उगता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शंस, कोई कोई चीजें होती है जो समाज को खराब, बीड़ी सिगरेट तंबाकू समाज को खराब करती है, डेंजरस केमिकल हो गया, ड्रग्स हो गया, है ना, तो भाई उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हम लोग, चाहे कितना ही प्राइस बढ़ जाए हम उनकी पैदावार प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। और एट अ गिवन पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम सेलर मे बी विलिंग टू सेल मोर ऑफ पेरिशेबल गुड्स इवन एट लोअर प्राइस। पेरिशेबल गुड्स कौन सा होता है? नाशवान वस्तु, जो खराब हो जाए, दूध दही और या फिर ऐसी कोई चीज जो जल्दी खराब हो जाती है ना। आमतौर पर डेयरी प्रोडक्ट की ही बात करते हैं इसके अंदर। तो अगर भैया वो सस्ता भी होगा ना तो दुकानदार ज्यादा बेच देगा उसको, क्योंकि वो खराब हो जाएगा। फल वाले के पास जाओ तो फल कल सड़ जाएंगे तो वो आज ही सस्ते दाम पे निकाल देगा, तो वो कम प्राइस में भी ज्यादा बेचने को तैयार हो जाएगा अगर वो सामान नाशवान वस्तु है यानी पेरिशेबल गुड्स है तो। दिस इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो अभी तक मैंने आपसे बात करी कि किसी भी कमोडिटी का खुद का प्राइस उसकी सप्लाई को इंपैक्ट डालेगा, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। इसके बाद में अलग अलग पॉइंट्स को ना मैं चाहता हूं आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझना जरूरी है, बिकॉज लिखना तो डिमांड जैसा ही है, तो समझना बहुत जरूरी है और इजी भी है। तो प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे फैक्टर्स में, सप्लाई का डायग्राम ऐसे बनेगा। मैं एक ही बार सारा बता दे रहा हूं ताकि हर बार डायग्राम ना बनाना पड़े। सप्लाई ऐसे बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई जब भी बढ़ेगा, किसी भी रीजन से बढ़े अदर देन प्राइस, ये आपको अब समझ आ चुका होगा कि जब प्राइस से सप्लाई बढ़ता है ना तो उसको एक्सटेंशन इन सप्लाई बोलते हैं। लेकिन प्राइस को छोड़कर, चाहे वो नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाए, अभी मैं बहुत सारी बातें करूंगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घट जाए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ जाए, किसी भी एनी रीजन अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़कर किसी भी रीजन से अगर सप्लाई बढ़ता है तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और किसी भी रीजन से सप्लाई घटता है अदर देन प्राइस तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। मतलब प्राइस इतना था, सप्लाई इतनी थी, प्राइस अभी भी सेम है तो सप्लाई बढ़ी किसकी वजह से है? क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ गया, या सरकार ने टैक्स रेट कम कर दिया, या नंबर ऑफ सेलर्स कम ज्यादा हो गए, है कि नहीं। और प्राइस इतना, अब सप्लाई देखो इतना हो गया, सप्लाई घट गया। क्यों घट गया? टैक्स रेट सरकार ने बढ़ा दिया इसलिए घट गया। तो अदर फैक्टर रीजन होंगे, प्राइस तो सेम है, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा। तो अगर कभी भी प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स से सप्लाई बढ़ता है तो उसको इंक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं, और बाकी सारे फैक्टर्स से सप्लाई घटता है तो उसको डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ऐसे ही सेम डिमांड में, डिमांड जब भी इंक्रीज होता है तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड जब भी डिक्रीज होगा तो डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये इंक्रीज डिक्रीज आप ध्यान रखना। अब आते हैं प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स पे, ध्यान से सुनो और समझो। जो अदर रिलेटेड गुड्स होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से गुड्स होते हैं? पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स, समझना, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं लिखवा रहा हूं खुद ही। और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। टी कॉफी है ना, पेन, टी कॉफी हो गया, पेप्सी कोक हो गया, दिस सब्स्टिट्यूट, इसकी जगह पे ये यूज कर लेंगे। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं ना, वो कौन से गुड्स होते हैं जो साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं? शूज, सॉक्स, मोबाइल फोन, सिम, एसी, स्टेबलाइजर, पेन, इंक, टी और शुगर, चाय पत्ती और चीनी, राइट। तो वो साथ इस्तेमाल की जाती हैं आमतौर पे जनरली, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर मान लो मैं दो एग्जांपल ले लूं, टी और कॉफी, टी का प्राइस अगर बढ़ेगा ना तो सप्लाई कॉफी की कम हो जाएगी, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है सप्लाई केस में नेगेटिव है, ध्यान रखना। सर कैसे प्रूफ करो? टी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो सेलर टी की सप्लाई को बढ़ा देगा, जिस चीज का प्राइस बढ़ता है उसकी सप्लाई बढ़ती है, लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ रखा है आपने। तो जैसे ही टी का प्राइस अप होगा सेलर टी की सप्लाई को बढ़ा देगा। जब सेलर टी ज्यादा बनाएगा तो रिसोर्सेस आर लिमिटेड, तो अपने आप ही कॉफी की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो जिसका प्राइस बढ़ेगा सेलर उसका सप्लाई बढ़ाएगा और दूसरे की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है, यानी कि कॉफी की जो सप्लाई है उसको इंपैक्ट कौन कर रहा है? टी का प्राइस। टी का प्राइस बढ़ेगा, कॉफी की सप्लाई कम होगी, और अगर टी का प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई जो है वो कॉफी की बढ़ जाएगी। टी का प्राइस कम होगा तो सेलर टी कम बेचेगा, टी कम बेचेगा तो क्या बेचेगा?
कुछ तो बेचेगा ना, सब जो कॉफी है उसकी सप्लाई बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पे जो इफेक्ट दिख रहा है क्लास आपको वो नेगेटिव इफेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पॉजिटिव इफेक्ट है। लाइक पेट्रोल और कार, पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ेगा तो पेट्रोल की सप्लाई बढ़ेगी, या सोचो कार का तो कार का जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर आप समझ लो कार पेट्रोल ना, इसको उल्टा समझो तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा, है ना। वैसे तो आप किसी भी गुड्स का इंपैक्ट देख सकते हो, टी और शुगर का भी देख सकते हो। मान लो टी और शुगर का ले लो, ठीक है, टी और शुगर। तो टी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो शुगर की सप्लाई जो बढ़ जाएगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, टी का प्राइस अप तो शुगर की सप्लाई भी अप। कैसे, टी का प्राइस बढ़ेगा तो सेलर टी की सप्लाई को बढ़ा देगा, जब टी ज्यादा बिकेगा तो लोग क्या ज्यादा मांगेंगे, शुगर, तो वो शुगर की सप्लाई भी बढ़ाएगा, राइट। तो टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की सप्लाई बढ़ेगी, टी की सप्लाई बढ़ेगी तो पूरे इंडस्ट्री में शुगर की सप्लाई भी बढ़ेगी। अब वो नहीं तो कोई दूसरा तो बेचेगा, वो खुद नहीं बेचेगा, चलो मान लो वो इसी में फोकस कर रहा है, तो दूसरे लोग बेचेंगे ना। फिर कंपनी सैमसंग मोबाइल ज्यादा बनाएगी तो वोडाफोन सिम ज्यादा बनाएगी, रिलायंस सिम ज्यादा बनाएगी, फिर जियो, है कि नहीं। तो यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और टी का प्राइस अगर कम हो गया तो टी की सप्लाई कम होगी, तो खाली चीनी कौन लेंगे फिर, तो चीनी की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री बहुत अच्छे समझ आ गया। पेट्रोल कार वाला भी एग्जांपल ले सकते हो, कार का प्राइस अगर बढ़ेगा तो कार की सप्लाई बढ़ेगी, अगर कार की सप्लाई बढ़ती है, ज्यादा कार बिकेंगी तो पेट्रोल की सप्लाई जो है वो भी बढ़ेगा, तो इसका प्राइस बढ़ा तो उसकी सप्लाई बढ़ गई। तो पेट्रोल की सप्लाई डिपेंड करती है कार के प्राइस पे भी। तो इसीलिए क्लास जो डायग्राम है वो दोनों आपकी तरफ चला गया। अब मैं यहाँ पे एक ही फ्यूल अज्यूम करके चल रहा हूँ, पेट्रोल है, हालांकि डीजल, सीएनजी, गैस या फिर आपका आजकल जो हाइब्रिड आ रहा है इलेक्ट्रिक, वो सब कुछ छोड़ दो, एक फ्यूल की बात करो, नॉट ओनली पेट्रोल, फ्यूल की बात कर रहा हूँ, आम बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी बात, किसी भी रीजन से चाहे इसका प्राइस घट गया और चाहे इसका प्राइस बढ़ गया, किसी भी रीजन से सप्लाई बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट, और किसी भी रीजन से सप्लाई घटेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये डायग्राम कॉमन है, जहां भी एक्सप्लेन करने के लिए आए डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, बता दूंगा आपको, इसलिए मैंने एक ही बार आपको बनाकर दिखा दिया। तो आप इसे नोट कर लो, इन एनी केस अदर देन प्राइस, जब भी सप्लाई बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट कर दोगे, घटेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दोगे। नेक्स्ट है, ये तो हमने पढ़ लिया। अगला है नंबर ऑफ फर्म। देखो अगर सेलर ज्यादा होंगे, है ना, अगर सेलर ज्यादा होंगे तो ज्यादा सेलर की जो सप्लाई होगी वो भी ज्यादा होगी, और अगर सेलर लेस होंगे तो जो सप्लाई है वो भी क्या होगी, लेस होगी। तो मोर नंबर ऑफ सेलर्स मोर सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, लेस नंबर ऑफ सेलर लेस सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तीसरा है गोल ऑफ द फर्म। गोल सबका अलग अलग होता है, किसी का गोल जो है वो सेल्स मोटिव है कि भाई हम बेचेंगे ज्यादा, तो ज्यादा बेचने के लिए आपको सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि ज्यादा सामान मेरा हर जगह फैले तो सप्लाई मुझे बढ़ाना पड़ेगा। और कुछ सेलर ऐसे होते हैं जिनका प्रॉफिट मोटिव होता है, तो अगर प्रॉफिट मोटिव है तो भैया आपको सप्लाई ज्यादा नहीं करना, सप्लाई कम रखना है और हर यूनिट में प्रॉफिट ज्यादा कमाना है। रॉयल्स रॉयस प्रॉफिट मोटिव है, फरारी बेंटली प्रॉफिट मोटिव है, सप्लाई कम होगी। लेकिन मारुति, ह्युंडई ये सब क्लास सेल्स मोटिव है, तो इनकी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। इवन टाटा भी। अगला है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या प्राइस ऑफ इनपुट। सीधी सी बात है, अगर इनपुट का प्राइस बढ़ गया, इनपुट का प्राइस अगर बढ़ गया, प्राइस ऑफ इनपुट या जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन पे ज्यादा खर्चा जाने लगा, तो हम क्या करेंगे, हमारी मजबूरी होगी ना, हम सप्लाई क्या करेंगे, कम करेंगे। और इनपुट प्राइस अगर कम हो गया, सस्ता हो गया इनपुट, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा सामान बना पाएंगे, तो सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनपुट प्राइस अगर ज्यादा है तो सप्लाई कम होगा, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इनपुट प्राइस कम है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कम पेमेंट कर रहे हैं, सप्लाई बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। टेक्नोलॉजी, बहुत सिंपल से पॉइंट्स है। अपग्रेडेशन, अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हो तो भी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। और टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन, ओल्ड टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हो, आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अच्छी टेक्नोलॉजी लगाओ, सप्लाई बढ़ाओ, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। खराब टेक्नोलॉजी लगाओगे, सप्लाई कम होगा, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। नेक्स्ट है बिजनेस एक्सपेक्टेशन। ठीक है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन, भैया आप ये सोच रहे हो कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन में लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो सप्लाई को बढ़ा दो। और मार्केट में डिफ्लेशन है या रिसेशन है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो सप्लाई क्या करके करोगे, सप्लाई कम कर दो। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि भैया सप्लाई ज्यादा होगी किसी चीज की या कम होगी। अगला है गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी। अगर सरकार ने टैक्स रेट को बढ़ा दिया प्रोडक्शन के लिए तो हमारे पास टैक्स ज्यादा देंगे और प्रोडक्शन के लिए पैसा कम बचेगा हमारे पास, हम सप्लाई कम करेंगे। मैं इस पूरे चैप्टर में एक सेलर की तरह सोच रहा हूं, मैं ग्राहक की तरह सोच ही नहीं रहा। अगर टैक्स रेट कम कर दिया
तो सामान टैक्स रेट कम करते हमारे पास ज्यादा पैसा बचेगा, हम सप्लाई क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। प्रोडक्शन पे टैक्स बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन कम कर पाएंगे, बट टैक्स बढ़ाया क्यों जाता है, रोकने के लिए। प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, टैक्स कम कर दिया तो बढ़ावा मिल रहा है, सप्लाई बढ़ाएंगे। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई थे। इस चैप्टर में एक ही चीज और बची है, दैट्स इट एंड दी चैप्टर एंड, और वो है डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई। बिल्कुल हूबहू सेम है डिफरेंस, जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड था और चेंज इन डिमांड था। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 5 मिनट्स ध्यान से सुनना, ये पूरा डिफरेंस मैं तुम्हें पहले यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है मैंने आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं एक एक पॉइंट अच्छे से रीड करवाता हूँ, बहुत जरूरी है। घुमा फिरा के इस टॉपिक से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना इसको। देखो, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई, इसको ना मूवमेंट बोलते हैं इन सप्लाई कर्व, इसको बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। जिन बच्चों को ये पूरा को पूरा डिमांड वाला याद है ना, उनके लिए तो ये लड्डू है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल हलवा, आसान है एकदम। तो देखो, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई किसकी वजह से होता है, जब किसी भी कमोडिटी का खुद का प्राइस चेंज हो रहा है और खुद के प्राइस के चेंज होने से सप्लाई चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। लेकिन अदर फैक्टर की वजह से, ड्यू टू अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का मतलब सप्लाई का चेंज होना खुद के प्राइस की चेंज होने की वजह से, ओन प्राइस पीएक्स। लेकिन यहां पे अदर फैक्टर लाइक टेक्नोलॉजी, पीओ, टैक्सेशन पॉलिसी, गोल ऑफ द फर्म, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, इन सब रीजन की वजह से सप्लाई चेंज हो रहा है। जहां पे शिफ्ट होता है राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, उसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। यहां पर अदर फैक्टर्स जो सेम है, अदर फैक्टर्स को हम सेम रखते हैं, यानी सेट्रिस पेरिबस, सेट्रिस पेरिबस, अदर फैक्टर्स को सेम रखना, सेट्रिस पेरिबस। और यहाँ पे प्राइस सेम है, अदर फैक्टर की वजह से चेंज आता है। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम करता है, बिकॉज लॉ ऑफ सप्लाई कहता है प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, तो लॉ ऑफ सप्लाई प्राइस की बात करता है, तो यहाँ काम करता है। यहाँ प्राइस में चेंज ही नहीं है, तो लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ काम ही नहीं करेगा। अब ये दो काम की बात है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, तीन तो लिखना ही लिखना है। प्राइस अगर बढ़ेगा किसी भी सामान का, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ रही है, इसीलिए इसको एक्सटेंशन या एक्सपेंशन बोलते हैं। तो एक्सटेंशन इन सप्लाई का मतलब है सप्लाई का बढ़ना ड्यू टू राइज इन प्राइस। प्राइस 10 था, सप्लाई 12, प्राइस 10 से 12 हो गया, सप्लाई 20 से 24, सप्लाई तो बढ़ रहा है, लेकिन रीजन क्या है कि खुद के प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन या एक्सपेंशन सप्लाई। और ये प्राइस का एरो देखना, ऊपर ऊपर की तरफ एरो लगा दो, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद सेम सप्लाई कर्व। प्राइस इतना, सप्लाई इतना, प्राइस देखो बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गया। तो ये ग्राफ में जो मूवमेंट देखने को मिलेगा वो अपवर्ड मूवमेंट मिलेगा, वो शिफ्ट नहीं है। लेकिन ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अगर अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई बढ़ता है तो हम उसको इंक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आएगा व्हाट आर 3 रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन सप्लाई, तो आप इंक्रीज इन प्राइस मत लिखना, क्योंकि इंक्रीज इन प्राइस इज द रीजन बिहाइंड एक्सटेंशन इन सप्लाई, नॉट इंक्रीज इन सप्लाई। तो इंक्रीज इन सप्लाई अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, तो अदर फैक्टर के कंटेक्स्ट में आप बात करोगे, लाइक फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फॉल इन टैक्स रेट, फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट, तो सप्लाई बढ़ेगी। प्राइस देखो सेम है, प्राइस सेम है, सप्लाई बढ़ गया 20 से 25, प्राइस सेम है, प्राइस इतना था अभी भी इतना है, प्राइस अभी भी इतना है, सप्लाई बढ़ गया, तो सप्लाई किसकी वजह से बढ़ा है, अदर फैक्टर की वजह से, जिसकी वजह से सप्लाई कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होता है। मैं यही थोड़ी देर पहले बता भी रहा था आपको। और अगर प्राइस घटेगा, उसकी वजह से सप्लाई घट गया, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। प्राइस 10 से 8, 10 से 8 हो गया, सप्लाई 20 से 16 हो गया। और ये नीचे की तरफ दिखेगा आपको डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग विद सेम सप्लाई कर्व। प्राइस इतना, सप्लाई इतना, प्राइस घटा तो सप्लाई घट गया, तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, राइट। और अदर फैक्टर की वजह से अगर सप्लाई घटता है तो डिक्रीज इन सप्लाई, लाइक इनपुट जैसे सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस बढ़ गया, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कम हो गया, टैक्स रेट बढ़ गया, इनपुट प्राइस बढ़ गया, तो सप्लाई अगर कम हो रहा है तो सप्लाई कर्व यहाँ से इतना था, अब सप्लाई पीछे आ जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस देखो पहले 10 था अभी भी 10 है, और सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया, 40 से 30 हो गया। इसको बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। तो पेपर में अगर बोलेगा एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का बीच का कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज का बनाओ, तो शुरू के 3 पॉइंट लिखोगे, चौथा पॉइंट नहीं लिख के 5वां पॉइंट लिखोगे। और बोलता है एक्सटेंशन और इंक्रीज का डिफरेंस बताओ, तो ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं लिखोगे, ये लास्ट पॉइंट जो है वो नहीं लिखोगे,
ये लास्ट नहीं लिखोगे 5th पॉइंट और शुरू के 4 पॉइंट आप लिखोगे तब वो 4 मार्क्स का होगा। पूरा बोलता है चेंज और चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, तो ये पूरा 6 नंबर का आएगा। तो क्वेश्चन जैसा बोलेगा डिफरेंस आप वैसा लिखना, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज इन सप्लाई अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, ना कि खुद के प्राइस की वजह से। खुद के प्राइस के बढ़ने से या घटने से एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई होता है। दिस इज द डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिख लो अच्छे से, समझ के अच्छे से मैंने आपको स्केड्यूल डायग्राम सब कुछ अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पूरा, इसको याद कर लेना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम पढ़ने वाले हैं। हम ये पढ़ने वाले हैं जो इलास्टिसिटी सप्लाई है ना, वो मेजर करेगा कि क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो लॉ ऑफ सप्लाई आपने पढ़ रखा है, तो लॉ ऑफ सप्लाई ना एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। वो कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, यानी कि प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। वाइस वर्सा मतलब रिवर्स इज आल्सो ट्रू, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। अब लेकिन प्राइस के कितना बढ़ने से सप्लाई कितना बढ़ेगा, अब घट रहा है बढ़ रहा है, ये तो क्वालिटी है ना भाई, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, ये बात नहीं बताता लॉ ऑफ सप्लाई। इस चीज को जानने के लिए हम पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, ये बताता है कि प्राइस अगर इतना बढ़ेगा तो सप्लाई इतना बढ़ेगा, या प्राइस इतना घटेगा तो सप्लाई इतना घटेगा। नंबर में, एब्सोल्यूट नंबर में बताता है ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कितना चेंज आता है। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने पढ़ा था, उसी तरीके से 5 पॉइंट है, ए बी सी डी, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डीपली चलते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये पूरा का पूरा पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हट चुका हूँ बोर्ड से मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और मैं डीपली आपको समझाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक लाइन आपको कॉपी में खींचनी है और अपने आप बनाना है इसको, ठीक है। एक लाइन ऐसे नंबर लाइन आपको लेना है, तो शुरू कहां से करना है, इलास्टिसिटी सप्लाई ES 0, और खत्म कहां पे होगा, इलास्टिसिटी सप्लाई इन्फिनिटी। तो शुरू होगा 0 से, खत्म होगा इन्फिनिटी से। इनके बीचों बीच जो पॉइंट है वो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1, 1 से कम है लेस देन 1, 1 के बाद है मोर देन 1। ध्यान रखना, 1 से पहले लेस देन 1, 1 के बाद मोर देन 1। ये 5 डिग्री हो गई। अब इनके नाम पे आते हैं। कोई चीज 0 है इसका मतलब वो है ही नहीं, जैसा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने मेरी वीडियो देखी बिल्कुल उसी पैटर्न में चल रहा है चैप्टर, नथिंग चेंज। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर 0 है इसका मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, नो चेंज। इनइलास्टिक का मतलब क्या है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा सप्लाई में, सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, प्राइस चाहे बढ़े चाहे प्राइस घटे। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनका प्राइस चाहे बढ़े चाहे प्राइस घटे, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता, उसमें हम लोग बोलते हैं सप्लाई क्या है यहाँ पे, परफेक्टली इनइलास्टिक है। ओके, नेक्स्ट है लेस, इसके बाद है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में होता है बिल्कुल उल्टा, वो था परफेक्टली इनइलास्टिक यानी कि नो इलास्टिक, नो चेंज इन सप्लाई, और यह है परफेक्टली इलास्टिक यानी कि प्राइस सेम है सप्लाई चेंज है। यहां प्राइस चेंज सप्लाई सेम, यहां उल्टा प्राइस सेम सप्लाई चेंज। तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल इन्फिनिटी है, यानी कि ये जो लाइन है यहाँ प्राइस चाहे कितना ही, देखो प्राइस सेम है 10-10, और सप्लाई क्या हो गया 20 से 25 बढ़ गया, प्राइस सेम और सप्लाई चेंजेस। ये परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस पे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये ऐसा इन्फिनिटी बनता है। और ये 0 में क्या है, प्राइस कितना ही ऊपर जाए कितना ही नीचे आए सप्लाई सेम है। प्राइस जो है 10-10 है और सप्लाई, सॉरी प्राइस तो बढ़ रहा है ना, प्राइस को 10 से 12 ले लो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, प्राइस को ना यहाँ 10 के बाद 12 लो। प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और सप्लाई सेम है, प्राइस घटे सप्लाई सेम है, तो ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे और पैरेलल किसके है, वाई एक्सिस पे। तो ये हो गया ES 0 और ये हो गया क्लास आपका इलास्टिक सप्लाई इन्फिनिटी। ओके, तो आई होप आपको 0 और इन्फिनिटी समझ आ गया। 0 मतलब सप्लाई जो है वो कांस्टेंट होगा प्राइस के चेंज होने से, और इन्फिनिटी का मतलब क्या है, प्राइस सेम है बट सप्लाई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया 0। नाउ इलास्टिसिटी सप्लाई 1, ES जो है वो 1 के बराबर है। 1 का मतलब होता है यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। प्राइस अगर 20% से बढ़ेगा तो सप्लाई भी 20% सेम परसेंटेज से बढ़ेगा, बिल्कुल बीचों बीच। देखो प्राइस इतना सप्लाई इतना, प्राइस जितना देखो ऊपर जा रहा है सप्लाई उतना ही आगे जा रहा है। तो प्राइस में और सप्लाई में परसेंटेज की कम, नंबर में नहीं परसेंटेज में। आप दो चीज को तभी कंपेयर कर सकते हो जब परसेंटेज में कन्वर्ट करो, बिकॉज प्राइस अलग आता है रुपीज में, क्वांटिटी यूनिट्स में आता है, आप कैसे कंपेयर करोगे। तो प्राइस और सप्लाई
प्राइस और सप्लाई दोनों का परसेंटेज चेंज आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये हो गया प्राइस, देखो 10 से बढ़कर 12 हो गया, और सप्लाई जो है वो 20 से बढ़कर 24 हो गया। 10 का 20% 2, तो ये हो गया 12, 20 का 20% 4 हो गया, तो ये हो गया 24। तो जितने परसेंटेज से प्राइस बढ़ रहा है उतने परसेंटेज से अगर सप्लाई भी बढ़ेगा तो इलास्टिक सप्लाई जो है वो 1 होगा। 1 का मतलब यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा, अगर प्राइस 20% से बढ़ता है और सप्लाई भी 20% से बढ़ गया तो वो यूनिटरी इलास्टिक है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ा 20% से और सप्लाई थोड़ा सा कम, यानी कि 10%, 9%, 15%, तो उसको बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये पॉइंट ना इसके पास है, इसके रिलेटिव है, तो रिलेटिवली इन इलास्टिक, और ये 1 से कम है तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। और इसका हमेशा ध्यान रखना, प्राइस देखो 10 से 20% बढ़ गया 12, और सप्लाई सिर्फ 10% बढ़ा है, तो 20 का 10% 2 होता है, तो 20 से बढ़कर 22 हो गया। ये 10% बढ़ा है, कम बढ़ा है, यानी कि जितना चेंज इसमें आया उससे कम चेंज आया इसके अंदर परसेंटेज में। और इसका जो डायग्राम बनेगा वो एक्स एक्सिस से अपवर्ड, एक्स एक्सिस से बनेगा, ध्यान रखना। अगर एक्स एक्सिस, देखो सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड होगा, अगर एक्स एक्सिस से अपवर्ड हो रहा है तो लेस देन 1, और अगर इलास्टिक सप्लाई मोर देन 1 है तो इससे ज्यादा है, यानी कि प्राइस बढ़ा 20% से, अगर सप्लाई 20 बढ़े तो यूनिटरी 20 से ज्यादा हो गया तो मोर देन यूनिटरी, और ये उसका पड़ोसी है, इसलिए रिलेटिवली इलास्टिक भी बोलते हैं इसको। देखो प्राइस बढ़ा 20% से और सप्लाई 30% से बढ़ गया, भाई 20 से 26 हो गया, मतलब 30% बढ़ा। ये कैलकुलेशन समझते हो ना, 20 का 30% कितना होगा 6, तो 20 से बढ़कर कितना हो गया 26। और ये अपवर्ड होगा ये भी, लेकिन ये किस एक्सिस से बनेगा आपका, वाई एक्सिस से। ये बन रहा है एक्स एक्सिस से, ये बन रहा है क्लास आपका वाई एक्सिस से, ठीक है। तो ये सारी की सारी है डिग्री। आपने 5 के 5 पॉइंट अच्छे से समझ लिए, डायग्राम समझ लिया। अगर मैं आपको एक ग्राफ में बना के दूं तो आपकी कभी भूलो ना आप, तो इस तरीके से बीचों बीच लाइन निकलेगी, ES 1 के बराबर है। एक्स एक्सिस से अगर ओरिजिनेट है ना, एक्स एक्सिस से, ये तो है इन्फिनिटी, एक्स एक्सिस से अगर ओरिजिनेट है तो लेस देन 1, वाई एक्सिस से अगर ओरिजिनेट है तो मोर देन 1, ये है 0 और ये है इन्फिनिटी। तो ये पांचों डायग्राम आप ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कराया था, सेम वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में आपको बहुत काम आएगा। CUET में भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा, आपको BCom में भी काम आएगा, जहां जहां माइक्रो इकोनॉमिक्स है CA में भी काम आएगा, फाउंडेशन के अंदर बहुत सारी जगह आपको ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया। ये सारे के सारे डिग्री मतलब क्या है, इलास्टिक मतलब चेंज, इनलास्टिक मतलब नो चेंज, और रिलेटिवली भी समझा दिया आपको। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो जितनी भी डिग्रीज थी हमने सब कुछ कर लिया क्लियर। अब आते हैं परसेंटेज मेथड पे, इसको ES ऐसे डिनोट करते हैं। तो परसेंटेज मेथड से इलास्टिक सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही डिमांड के अंदर भी था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यहां भी बिल्कुल ऐसा ही है सेम। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ना गिवन हो तो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। Q1 है इनिशियल क्वांटिटी, Q2 है न्यू क्वांटिटी, राइट। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ना दिया हो तो P2 न्यू क्वांटिटी माइनस P1 इनिशियल क्वांटिटी अपॉन P1 इंटू 100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा डेल्टा Q। Q2 माइनस Q1 को डेल्टा Q लिख सकते हैं अपॉन Q1, P2 माइनस P1 को लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन P1। इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा Q यानी चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P1 अपॉन Q1, ये एब्सोल्यूट नंबर में आ गया। इसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड। और ये क्या, ये जो फॉर्मूला है ये परसेंटेज मेथड का है और ये प्रोपोर्शनेट मेथड का है, इसी से ये बना हुआ है, यही डेरिवेशन हो रखा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। P1 इनिशियल प्राइस, Q1 इनिशियल क्वांटिटी है ना, और P2 न्यू प्राइस, Q2 न्यू क्वांटिटी। चेंज इन P कैसे निकलता है, P2 माइनस P1, यानी कि न्यू प्राइस से पुराना प्राइस घटाते हो, और चेंज इन Q होता है न्यू क्वांटिटी से पुराना क्वांटिटी आप घटाओगे, तो ये आएगा चेंज इन Q। डन है, लिख लो क्लास इस चीज को यहां तक। ये हो गया यहां तक परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब चलते हैं एक एक करके, जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला, एट अ प्राइस ऑफ ₹5, जब प्राइस 1 कितना था, 5 था, टोटल रेवेन्यू 1 कितना था, 800। अच्छा मुझे एक बात बताओ क्लास, अगर आप 800 रुपए की सेल करते हो, रेवेन्यू तो पता है आपको, रेवेन्यू चैप्टर आपने पढ़ रखा है ना, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ए कमोडिटी, आपको 800 रुपए मिलता है 5 रुपए वाला सामान बेच के, तो आपने कितनी क्वांटिटी आपने बेची होगी,
800 अपॉन 5, 160 क्वांटिटी आपने बेची होगी। 160 यूनिट्स आपने 5 के हिसाब से बेचा, तभी तो आपको 800 रुपये मिला। आपने एक पेन 5 रुपए का है, आप कितने पेन बेचोगे ताकि आपको 800 रुपये मिल जाए? 160, तभी 800 मिलेगा आपको। वन प्राइस राइज बाई 20%, प्राइस 20% से बढ़ गया। भाई 5 था, 5 का 20% कितना होगा भाई? 5 रुपए का 20% कितना होगा? 1 रुपए। तो प्राइस जब बढ़ गया 20% से, यानी कि 6 आ गया, तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज बाई 400। देखो टोटल रेवेन्यू 400 नहीं है, इंक्रीज बाई 400। तो पहले था 800, इंक्रीज बाई 400 विच इज 1200। तो जैसे ही सामान बढ़ा 20% से, अब 5 रुपए का 20% किसी को नहीं आता, बता देता हूँ, 5 का 20 अपॉन 100, ठीक है। तो ये 5 से 5 कट गया, यानी 1 रुपए। तो 5 से बढ़कर 6 हो गया, और क्वांटिटी 800 से बढ़कर क्या हो गया? 1200। तो अगर आपको Q2 निकालना हो तो कैसे निकालोगे? 1200 अपॉन 6, तो ये कितना आ गया? 200 यूनिट्स। तो ये हो गया आपका 160 यूनिट्स, और ये आ गया आपका 200 यूनिट्स। तो P1 Q1 मिल गया, और P2 और Q2 मिल गया आपको, बस सब चीज़ मिल गया। तो आप चेंज इन P निकाल लो। चेंज इन P 6 माइनस 5 1, चेंज इन Q 200 माइनस 160 40। देखो ये दोनों प्लस में आएगा। डिमांड में यही फर्क था, इनमें से पक्की बात है डिमांड में एक नेगेटिव आता था, पक्की बात है, इसलिए उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आता था। बट हम एब्सोल्यूट नंबर में लिखते थे तो प्लस करके लिखते थे। लेकिन यहाँ पे दोनों ही फिगर जो आएगा, या तो प्लस का आएगा, दोनों ही फिगर आएगा माइनस का आएगा, एक सेम साइन होगा। सो ES इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1। तो डेल्टा Q है 40, डेल्टा P है 1, प्राइस 1 है 5, और क्वांटिटी 1 कितना है? 160। तो 41 जब 40, 44 जब 160, 5/4 1.25। तो ये एक से ज्यादा है, ES मोर देन 1, और मोर देन 1 में हम लोग क्या लिखते हैं? रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। ये रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। तो ऐसे भी न्यूमेरिकल 3 to 4 मार्क्स में आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। ये क्वांटिटी नहीं है, ये रेवेन्यू है। आपको क्वांटिटी निकालना पड़ेगा फॉर्मूले का। एक रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो इसमें अगर आपको क्वांटिटी निकालना हो ना, तो प्राइस को इधर भेज दोगे, TR अपॉन प्राइस। अगर प्राइस निकालना हो तो TR अपॉन क्वांटिटी। तो ये एक ही फॉर्मूला है, उससे ये दो फॉर्मूले बनाए हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको पूछेगा वो आप बना लोगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, quantity supplied of a commodity rise by 25% when price rise from 4 to 5 per unit। बहुत आसान क्वेश्चन है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गया 25% से, और प्राइस का परसेंटेज चेंज गिवन नहीं है। तो क्या फॉर्मूला बताया था? P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। तो P2 कितना है जरा मुझे बताओ? P2 कितना है? P2 है 5 माइनस P1 4 अपॉन P1 इंटू 100। तो ये आएगा, ऊपर तो है ही 25, 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 1 अपॉन 4। ये भी आएगा 25 अपॉन 25, है ना। 5 में से 4 गया, 1 इंटू 25 25, कट के क्या आ गया? 1। 1 को क्या लिखते हो आप? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। तो प्राइस जो है वो 25% से बढ़ गया, और सप्लाई जो है वो भी 25% से बढ़ गया। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, एट अ प्राइस ऑफ ₹8, जब प्राइस था 8, the quantity supply is 200। क्वांटिटी सप्लाई कितना था? 200 यूनिट्स। इट्स प्राइस इलास्टिसिटी दे रखा है आपको कितना? 1.5, और प्राइस जब बढ़ गया 10, तो आपको बताना है सप्लाई कितनी होगी। जब प्राइस 8 से बढ़कर 10 हो गया, 10 से बढ़ा नहीं है, 8 से बढ़कर 10 हुआ है। व्हेन प्राइस राइज बाई 10 नहीं लिखा, अगर बाई 10 लिखा होता ना तो मैं 18 करता, P2 को 18 करता। यहाँ 210 लिखा है। लाइन को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को, है ना। तो यही है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो ये 10 हो गया। अब सप्लाई कितनी होगी आपको ये बताना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन Q, जो हमको नहीं पता, चेंज इन P। कैसे निकालोगे चेंज इन P? P2 माइनस P1 यानी कि 2 इंटू P1 8 और Q1 200। सॉल्व करो क्लास इसको। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 200 को 4 से डिवाइड दोगे तो आएगा 50 आएगा, और उधर भेज दो 1.5 इंटू 50, इधर क्या बचा? डेल्टा Q। तो 50 को 1.5 से करो 75, तो डेल्टा Q कितना आ गया आपका? 75। फिर डेल्टा Q का भी फॉर्मूला होता है। डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या है? Q2 माइनस Q1। डेल्टा Q है 75, Q2 हमें नहीं पता, और Q1 कितना है? Q1 है 200। उधर भेज दोगे तो Q2 आ गया 275। तो Q1 था 200, प्राइस बढ़ा 8 से 10, तो सप्लाई भी 200 से बढ़कर कितना हो गया? 275 हो गया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन 4, कमोडिटी X एंड Y हैव इक्वल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मेरी बात ध्यान समझना,
ES जो x का है वही ES जो है वो y का है, दो अलग अलग समान है। द सप्लाई ऑफ x की बात चल रही, सप्लाई बढ़ गया 400 से 500 ड्यू टू 20% राइज इन प्राइस, तो ES x का निकालो। 20% प्राइस बढ़ गया तो नीचे आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, वो आएगा Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। ओके, तो 2 जीरो से कट गया 2 जीरो, 500 में 400 का 100, 100 अपॉन 4 25, 25 अपॉन 20, तो 25 नीचे आएगा 20 आएगा 1.25। तो इलास्टिक सप्लाई x का कितना आ गया आपका 1.25, तो इलास्टिक सप्लाई y का भी कितना आएगा 1.25, क्योंकि दोनों का बराबर है। ये नहीं बोला कि एक आधा है, डबल है, 1.5 गुना है। अगर ऐसा होता तो भी निकाल लेते, एक मिल गया दूसरा आधा है तो उसका आधा कर दो, डबल है डबल कर दो, बट यहाँ पे बोला सेम है, इक्वल प्राइस इलास्टिसिटी। अच्छा, अब ESY का जो फॉर्मूला लगेगा, ES कितना है 1.25 इज इक्वल टू, कैलकुलेट परसेंटेज फॉल इन सप्लाई। परसेंटेज फॉल इन सप्लाई आपको बताना है इफ प्राइस फॉल्स बाय 8%। ठीक है, तो परसेंटेज फॉल इन सप्लाई, और प्राइस कितने से घट गया 8% से, तो अब आप 1.25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 माइनस 10%, यानी कि सप्लाई फॉल्स बाय 10%। अगर आप लिखोगे चेंज इन सप्लाई तो लिखोगे -10, अगर आप लिखोगे सप्लाई कितने से घट रहा है तो सप्लाई फॉल्स बाय 10%। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, घट रहा है ना, प्राइस घट रहा है, सप्लाई भी घटेगा तो ऑब्वियसली वो फॉल ही करेगा ना। द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिक सप्लाई 2 दे रखा है, ES आपको दे रखा है कितना 2, सेलर सप्लाई 20 यूनिट्स ऑफ दिस कमोडिटी एट प्राइस 10। तो जब प्राइस था 10 तो क्वांटिटी कितनी है 20। कैलकुलेट क्वांटिटी सप्लाई व्हेन प्राइस राइज बाय 2। प्राइस अगर 2 रुपए से बढ़ गया तो P2 12 हो गया, 2 रुपए से बढ़ा है ना, राइज बाय 2, तो पहले 10 था 2 से बढ़ गया 12 हो गया। बिल्कुल सेम अभी क्वेश्चन किया था, डेल्टा Q नहीं पता, डेल्टा P आ गया 2 दे रखा है, P1 है 10, Q1 है 20, तो ये हो जाएगा क्लास 2 इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन 4, तो डेल्टा Q आ गया 8, तो 8 से क्वांटिटी बढ़ गया, तो पहले 20 था तो अब ऑब्वियसली 28 होगा, बट मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डेल्टा Q इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, 20 उधर भेज दो तो Q2 आ गया 28। तो जब प्राइस बढ़ा 10 से बढ़कर 12 हो गया तो क्वांटिटी 20 से बढ़कर कितना हो गया 28 हो गया। तो ये हो गया आपका डबल चेंज आ रहा है, तभी इलास्टिक सप्लाई कितना है आपका 2 दे रखा है। तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इलास्टिक ऑफ डिमांड आपने इतना अच्छे से किया है ना, यहाँ पे बिल्कुल सेम है। तो न्यूमेरिकल 2 के नहीं आते एक ही पेपर में कि ईडी से भी आ रहा है ES से भी आ रहा है, बहुत कम चांस होता है, ज्यादातर डिमांड सप्लाई किसी एक में से ही आता है। तो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल थे जो मैंने आपको करवाए, और इसके साथ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चैप्टर भी हमारा पूरी तरीके से एंड हो गया। तो मार्केट वगैरह चैप्टर जो है, मार्केट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन, वो चैप्टर बचे हुए हैं। तो कोशिश करेंगे क्लास कि बहुत जल्दी हम अपने पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस खत्म कर देंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, जो मैंने सिखाया उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से इसे पढ़ के याद करके आना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना 12th के लिए भी और CUET के लिए भी।